डियर स्टूडेंट्स, अल्कोहल का ये जो हमारा चैप्टर चल रहा था, इसमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का बनाने की विधियाँ, उनकी प्रॉपर्टीज़ और इम्पोर्टेंट मैकेनिज़म्स जो थी उनकी विवेचना हम लोग कर चुके हैं। पिछले वीडियोज़ में मैंने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। अल्कोहल्स में जो हमारा ये जो यूनिट है, इसमें अब डाइहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल और आते हैं। डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स, जैसे कि शुरू में मैंने क्लासिफिकेशन में बताया भी था कि अल्कोहल्स का वर्गीकरण हम लोग दो प्रकार से करते हैं। एक तो कार्बन की प्रकृति के आधार पर, जिससे कि OH ग्रुप बंधित है, और दूसरा जो वर्गीकरण है वो OH समूहों की संख्या के आधार पर है। तो OH समूहों की संख्या के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, उसमें 2 OH समूह होने पर डाइहाइड्रिक अल्कोहल, 3 OH समूह होने पर ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल इत्यादि हम लोग नामकरण करते हैं। तो हमारे लिए इस चैप्टर में अब डाइहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल और पढ़ना है। जैसा कि मैंने बताया है कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल हम कब कहेंगे, जबकि कार्बनिक यौगिक के अंदर 2 OH समूह उपस्थित हैं, तो उसको हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। 3 OH समूह उपस्थित होने पर उसको हम ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स को अभी बाद में देखेंगे। डाइहाइड्रिक अल्कोहल में ग्लाइकॉल्स को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव यौगिक के रूप में स्टडी करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव से मतलब है कि उसको हम जो है मुख्यतः उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ इत्यादि है, उनका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 OH समूह युक्त यौगिक हैं, वो डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। ये तो इनकी परिभाषा हो जाती है। और मैंने जैसे बताया है कि इथिलीन ग्लाइकॉल को हम इसमें जो है मुख्य रूप से इसमें स्टडी करेंगे, इथिलीन ग्लाइकॉल को। और ये जो है इथिलीन ग्लाइकॉल में CH2OH है, ये इथिलीन ग्लाइकॉल है। इसी को कॉमनली ग्लाइकॉल भी कहते हैं, इसी को कॉमनली ग्लाइकॉल भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण है, इसको हम वर्गीकृत करते हैं ग्लाइकॉल्स को अल्फ़ा ग्लाइकॉल, बीटा ग्लाइकॉल एंड गामा ग्लाइकॉल के रूप में। अल्फ़ा ग्लाइकॉल कौन से हैं, जबकि 1-2 पोजीशन पर 2 OH समूह हों। बीटा ग्लाइकॉल कौन से हैं, जिनमें 1 और 3 पोजीशन पर, जो हमारी हाइड्रोकार्बन चेन है उसमें 1 और 3 पोजीशन पर OH समूह होने पर उनको हम बीटा ग्लाइकॉल कहते हैं। गामा ग्लाइकॉल हम किनको कहते हैं, जिनमें 1 और 4 पोजीशन पर 2 OH समूह हों। 1,4 डायोल्स को है वो गामा ग्लाइकॉल कहा जाता है। इस प्रकार से ये अल्फ़ा ग्लाइकॉल, बीटा ग्लाइकॉल एंड गामा ग्लाइकॉल, ये जो है इस प्रकार से इनको वर्गीकृत किया गया है। या हम इनको 1,2 डायोल, 1,3 डायोल और 1,4 डायोल कहेंगे। दोनों OH समूह एक ही कार्बन पर उपस्थित नहीं रह सकते हैं, तो निश्चित ही जो ग्लाइकॉल्स हैं या डायोल्स हैं, उनमें 2 OH समूह हैं, वो अलग अलग कार्बन पर ही उपस्थित होंगे। क्योंकि अगर 2 OH समूह एक ही कार्बन पर होते हैं तो यौगिक अस्थायी हो जाता है और जल के निष्कासन के साथ में ये कार्बोनिल यौगिक में कन्वर्ट होता है। अर्थात जैसे अगर हम लोग इसकी कल्पना करें कि CH2 के साथ में 2 OH समूह हैं, तो फॉर्मल्डिहाइड निकल जाएगा और जल निष्कासित हो जाएगा। नामकरण की जो पद्धतियां हैं वो ग्लाइकॉल के रूप में है, कॉमन पद्धति है, या जो ट्रिवियल सिस्टम जिसको हम कहते हैं उसमें ग्लाइकॉल के रूप में इनका नामकरण किया गया। एथिलीन ग्लाइकॉल, जिसमें 1-2 पोजीशन पर OH समूह उपस्थित हैं। प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल, जिसमें 1-2 पोजीशन पर हैं, वो जो है उपस्थित हैं प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल के रूप में हम इनको कहते हैं। ट्राईमेथिलीन ग्लाइकॉल में 1 और 3 पोजीशन पर होगा, तो 3 मैथिलीन समूह एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, तो हम इसको ट्राईमेथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं। तो जो नामकरण की कॉमन पद्धति है उसमें इस प्रकार से हम लोग इनका नामकरण करते हैं। IUPAC सिस्टम है, इसमें जो नामकरण है वो डायोल के रूप में किया जाता है। तो जो हमारी हाइड्रोकार्बन चेन है
उसमें जो OH समूहों की स्थिति है जिन जिन कार्बन पर है उनकी पोजीशन को इंडिकेट करते हुए हम नाम लिखते हैं। जैसे 3 कार्बन की हमारी चेन है, उसमें 1 और 3 पोजीशन पर 2 OH समूह हैं, तो प्रोपेन 1,3 डायोल हो जाएगा। इसी तरह से 2 कार्बन की चेन होने पर एथेन 1,2 डायोल, और अगर 3 कार्बन का हमारा हाइड्रोकार्बन, जैसे ये प्रोपेन का डेरिवेटिव है, 3 कार्बन होने पर हम प्रोप शब्द है वो यूज़ करेंगे, और 1 और 2 पोजीशन पर अगर 2 OH समूह हैं तो प्रोपेन 1,2 डायोल। इस प्रकार से इनका नामकरण है वो किया जाता है। ग्लाइकोल्स को बनाने की विधियों में है रिप्रेजेंटेटिव कंपाउंड के रूप में, चूँकि हम इथिलीन ग्लाइकोल को स्टडी कर रहे हैं तो हम इथिलीन ग्लाइकोल के बनाने की डिफरेंट जो मेथड्स हैं उनको हम पढ़ेंगे यहाँ पर। सबसे पहली मेथड है केमिकल मेथड्स में एल्कीन्स के द्वारा है, तो क्षारीय के एमिनोफोर से हाइड्रोक्सिलीकरण द्वारा। हम लोग जानते हैं कि जो क्षारीय के एमिनोफोर है ये प्रबल ऑक्सीकारक भी है, और अगर हम जलीय विलयन में लेते हैं जो है, जिसको हम लोग बेयर अभिकर्मक भी कहते हैं, तो जो एल्कलाइन के एमिनोफोर का जो जलीय विलयन है उसके हाइड्रोक्सिलीकरण द्वारा है वो हमें ग्लाइकोल हैं वो प्राप्त होते हैं। इसमें एक जल का अणु और एक नवजात ऑक्सीजन है, तो क्षारीय के एमिनोफोर नवजात ऑक्सीजन देगा, और इस नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है वो वाटर के साथ में ये क्रिया करके है वो ग्लाइकोल बनाता है जो है। तो ये इस प्रकार से ये अपक्रिया होती है। नेक्स्ट है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड द्वारा। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है OSO4, ये भी एक प्रबल ऑक्सीकारक है। तो इथीन के डबल बॉन्ड पर ये पहले जुड़ेगा और एक योगात्मक यौगिक बनेगा जिसको हम ऑस्मिक एस्टर कहते हैं। इसमें इथीन के दोनों कार्बन परमाणुओं पर ऑक्सीजन है वो इस प्रकार से जुड़ करके ये एक योगात्मक यौगिक बनाएगा जिसको हम ऑस्मिक एस्टर कहते हैं, और इसका जल अपघटन होकर के सिस डायोल हैं इसका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर है जल अपघटन होगा और इस प्रकार से सिस डायोल है, ये मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाएगा। वाटर का एक हाइड्रोजन इधर आया, OH इधर आया, हाइड्रोजन इधर, OH इधर, और ये सिस डायोल का इसमें फॉर्मेशन हो गया। ऑस्मिक एसिड H2OSO4, ये जो OH दो ये लगे हुए हैं, 2 H और 4 ऑक्सीजन मिलकर के हमें यौगिक प्राप्त हो गया H2OSO4, दैट इज ऑस्मिक एस्टर है। नेक्स्ट जो मेथड है इथीन से वो हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा है। हाइड्रोजन परऑक्साइड जलीय फॉर्मिक अम्ल की उपस्थिति में ट्रांस डायोल प्राप्त होते हैं। अब हम पुनः 2 अपक्रियाएं जो हमने देखी उनको देख लें कि क्षारीय के एमिनोफोर द्वारा सिस डायोल प्राप्त होगा, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड द्वारा सिस डायोल प्राप्त होगा, जबकि जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है फॉर्मिक अम्ल की उपस्थिति में ये ट्रांस डायोल देगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड को इस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं OH एंड OH के रूप में। तो एक OH एक कार्बन पर चला जाएगा और दूसरा OH दूसरे कार्बन पर चला जाएगा, और इस प्रकार से हमें ट्रांस डायोल है ये प्राप्त हो जाएगा। नाव है इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन से। तो इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन हम कैसे प्राप्त करेंगे? हाइपोक्लोरस अम्ल, HOCl को हाइपोक्लोरस अम्ल कहते हैं। इसमें OH वाला ये पार्ट डेल्टा नेगेटिव होता है और क्लोरीन वाला पार्ट डेल्टा पॉजिटिव होता है। ये भाग है ये इस पर ऐड हो जाएगा, एक कार्बन पर Cl आ जाएगा और दूसरे पर OH आ जाएगा, इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होगा। क्षारीय जल अपघटन करेंगे NaHCO3 की उपस्थिति में, तो ये इस प्रकार से ग्लाइकोल का फॉर्मेशन होगा, और जल अपघटन होकर के ये जो है यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा H एंड OH। तो यहाँ पर जो Cl है वो निकल जाएगा और जो OH हैं जुड़ जाएंगे, और जो सोडियम आयन है इसके वो जो है यहाँ से NaCl के रूप में ये हमारे लिए है ये प्राप्त हो जाएगा। Na आयन जो है ये इसको NaCl में परिवर्तित कर देंगे, HCl जो निकलेगा वो NaCl में परिवर्तित हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निष्कासित हो जाएगी। नेक्स्ट है इथिलीन डाइब्रोमाइड द्वारा। इथिलीन डाइब्रोमाइड का सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर यह क्षारीय जल अपघटन की अपक्रिया है, इसके द्वारा भी हमारे लिए ग्लाइकोल प्राप्त हो जाता है।
तो ये इस प्रकार से जो है हमें बनाने की जो विधियां हैं उसमें इथीन से बनाने की एक और विधि है, वो इपॉक्सीकरण द्वारा है। ये है बाई इपॉक्सीडेशन। इपॉक्सीकरण क्या होता है? नवजात ऑक्सीजन है, सिल्वर मेटल की उपस्थिति में 200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया द्वारा इथिलीन है, इथिलीन ऑक्साइड बनता है, या इसी को इपॉक्साइड भी कहते हैं। और डाइल्यूट HCl द्वारा जल अपघटन करने पर जल अपघटन होकर के इससे ग्लाइकॉल हैं, ट्रांस ग्लाइकॉल हैं, वो प्राप्त होते हैं। तो इपॉक्सीडेशन के द्वारा फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस भी हमें ट्रांस ग्लाइकॉल प्राप्त होंगे, और जो है बाकी और जो मेथड्स हैं उनके द्वारा हमें सिस ग्लाइकॉल हैं वो प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से ये इथीन से बनाने की डिफरेंट मेथड्स हैं। डायहाइड्रिक अल्कोहल में अब हम इथिलीन ग्लाइकॉल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम देखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम देखें, इथिलीन ग्लाइकॉल रंगहीन गाढ़ा द्रव है, कलरलेस विस्कस लिक्विड होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 197 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 197 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, मीठा इसका स्वाद होता है, स्वीट टेस्ट होता है, जल और अल्कोहल में प्रत्येक अनुपात में ये विलेय होता है, जबकि ईथर में अविलेय होता है। विलायक या एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप में काम में आता है। इसका बहुत अधिक उपयोग है इथिलीन ग्लाइकॉल का एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप में। एंटी फ्रीजिंग एजेंट क्या होते हैं? इंटरनल कंबशन इंजन में जो हम कूलेंट के रूप में काम में लेते हैं, डिस्टिल वाटर में मिला करके, और इथिलीन ग्लाइकॉल का विलयन है वो कूलेंट के रूप में काम में लिया जाता है। जलीय विलयन इथिलीन ग्लाइकॉल का बहुत ही निम्न ताप पर वो जल को फ्रीज होने देता है, अर्थात इथिलीन ग्लाइकॉल मिले हुआ जो डिस्टिल वाटर है उसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो बहुत माइनस में चला जाता है, और इसकी वजह से अगर कहीं सब जीरो टेम्परेचर में, अर्थात ऐसी जगह पर भी हमारे लिए कोई इंटरनल कंबशन इंजन, जैसे हमारे लिए कार है और कोई अन्य वाहन 4 व्हीलर है, जो कुछ भी हमें अगर इस्तेमाल करना है, तो उसमें जो कूलेंट है, कूलेंट में जो जल है वो जो है उसमें जमेगा नहीं। अदरवाइज़ अगर हमने इसमें इथिलीन ग्लाइकॉल नहीं मिलाया हुआ है कूलेंट के रूप में, तो वो सब जीरो टेम्परेचर पर वहाँ पर उसका कूलेंट का जो पानी है वो जम जाएगा और इंजन काम करना बंद कर देगा। तो इसलिए यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट इसका कॉमर्शियल यूज़ है कि एंटी फ्रीजिंग एजेंट जल को जमने से या फ्रीज होने से या आइस में परिवर्तित होने से ये रोकता है, इसीलिए हम इसको एंटी फ्रीजिंग एजेंट कहते हैं। एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप में भी काम में आता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो सोडियम धातु के साथ में अपक्रिया कराते हैं, तो अब इसमें जो क्रियाशीलता है OH ग्रुप की, जैसे हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का ध्यान करें, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल सोडियम धातु से अपक्रिया कराने पर तुरंत जो है एल्कोक्साइड देता है। यहाँ पर भी ये इस प्रकार का एल्कोक्साइड होगा, और माइनस है वो 1/2 हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा, और इस प्रकार से ये जो है एल्कोक्साइड हमें मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट हमें प्राप्त होगा। मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट की अपक्रिया पुनः सोडियम धातु के साथ में कराने पर डाइसोडियम ग्लाइकोलेट हमें प्राप्त होगा। टेम्परेचर में देखिए फ़र्क है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर केवल मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट ही प्राप्त होता है, 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर डाइसोडियम ग्लाइकोलेट। तो दूसरा जो OH ग्रुप है वो तभी रिएक्ट करेगा जबकि हम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, अर्थात 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर डाइसोडियम ग्लाइकोलेट प्राप्त होता है। HCl गैस के साथ में अपक्रिया कराने पर 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन बनता है। पहले जो OH ग्रुप है वो Cl में परिवर्तित हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा और इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन, क्लोरोहाइड्रिन क्यों कहा इसको? क्योंकि यौगिक के अंदर एक Cl समूह है और एक OH समूह। फिर दूसरा HCl का मॉलिक्यूल उसी तरह जैसे सोडियम की अपक्रिया में
पहला सोडियम 50 डिग्री पर रिएक्ट कर रहा है और दूसरा 160 पर। यहाँ पर HCl है, एक HCl का अणु है, पहला 160 डिग्री पर रिएक्ट कर रहा है और दूसरा 200 डिग्री पर रिएक्ट कर रहा है और इथिलीन डाइक्लोराइड का इसमें फॉर्मेशन हो रहा है, माइनस वाटर इसमें निष्कासित हो जाए। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो दूसरा जो OH ग्रुप है वो स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में रिएक्ट करता है, पहला OH है वो आसानी से रिएक्ट करता है, बल्कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से कंपैरिजन करें तो उनके कंपैरिजन में पहला OH भी उतना आसानी से रिएक्ट नहीं करता है और दूसरा OH तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में ही रिएक्ट करता है। इस प्रकार से ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भिन्नता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से। इसको हम इनकी इस रिएक्शन से भी जस्टिफाई कर सकते हैं। और जैसे सोडियम मेटल के साथ में जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हैं वो रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्ट कर जाते हैं, जबकि यहाँ पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि डायहाइड्रिक अल्कोहल्स के जो OH समूह हैं उनकी क्रियाशीलता मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है।